क्या भाजपा के अच्छे दिन जाने वाले हैं और अब कंगाली वाले दिन आने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बीजेपी के सबसे मजबूत नस पर हाथ रख दिया है। यूं कह लीजिए कि दबाने ही वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि कमजोर नस सुना था, ये मजबूत नस क्या होती है? मजबूत नस वो है जहां से जीवन धारा सबसे तेज प्रवाहित होती है। यानी बीजेपी की वो व्यवस्था जिसने उसे अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, वो भी पिछले कुछ ही सालों में। चीफ जस्टिस ने अब उसी नस को दबाने की तैयारी कर ली है। ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आसान भाषा में इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में मालिक की किताब का सहारा लेते हुए ड्राइवर को बुरी तरह से घेर लिया है। यह अलग बात है कि ड्राइवर ने मालिक को गाड़ी से निकालकर बहुत साल पहले ही फेंक दिया था। अब आप लोग ड्राइवर मालिक सुनकर ज्यादा कंफ्यूज जाइए मत। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की लेबोरेटरी की पोल खोलने की कोशिश की है, ढेर सारे आरोप लगाए हैं। अब बीजेपी में कल का ड्राइवर आज मालिक कैसे बना है और वो कौन है, अंदाजा लगाते रहिए। आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा और ये काम तुरंत कर लिया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में यदि आप किसी से भी कोई छोटा मोटा यानी गांव में ग्राम प्रधान के पद का चुनाव लड़ने की भी बात कर दें तो उस व्यक्ति के मन में पहला ख्याल जो आता है वो है पैसे का। कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा बांटना पड़ेगा, कितने की साड़ी बटेगी, कितने का मुर्गा दारू। आसान भाषा में कहें तो आज की तारीख में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के बाद की सारी कवायद पैसे पर आकर टिक गई है। जो राजनीति कभी सेवा भाव से हुआ करती थी, अब वो दिन पर दिन धंधा बनती जा रही है, यानी बिजनेस। बड़े बड़े धन्ना सेठ राजनीतिक दलों को मोटा मोटा चंदा देते हैं और देते हैं इस वादे के भरोसे कि सत्ता में आएंगे तो एक के बदले 100 रुपया कमाएंगे। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, साल 2019 का लोकसभा चुनाव संभवतः दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ था। और यह चुनाव इतना महंगा क्यों साबित हुआ, आप बड़ी आसानी से इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। इधर हाल फिलहाल में तो कुछ कमी देखने को मिली है, मगर पिछले दिनों आपने देखा पूरे देश में गली मोहल्ले चौराहे हर जगह एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक ही पोस्टर। पेट्रोल पंप से लेकर सुलभ शौचालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक, घर के भीतर गोदी मीडिया, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा का जो स्तर था, शायद ही दुनिया में कभी इस स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार किया गया हो। और बात जब चुनाव प्रचार की आती है और उसमें हो रहे खर्चे की आती है तो पिछले 10 सालों में भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के सामने टिक पाने की स्थिति में नहीं है। 10 साल पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। और यकीन ना हो तो बीजेपी की रैलियों में जाकर देख लीजिए कितनी भव्य व्यवस्था होती है। अब पता नहीं कैसी होती है, पहले बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। यानी कुल मिलाकर खेला है पैसे का। जिसके पास भर भर के पैसा है वो भर भर कर अपना प्रचार कर सकता है, दूसरों का दुष्प्रचार कर सकता है, सच तो छोड़िए झूठ को बार बार कर सकता है। इतनी बार कर सकता है कि आप झूठ को ही सच मानने लगेंगे और मानते भी हैं। इसके साथ ही जिसके पास भर भर के पैसा है वो किसी के भी विधायक खरीद सकता है, कहीं भी चुनी हुई सरकार को गिरा सकता है, उठा के पटक सकता है, सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनवा सकता है, किसी भी पार्टी के नेता को उठाकर अपने पाले में कर सकता है। यानी कुल मिलाकर जिस राजनीतिक दल के पास धन की बाहुल्यता है वो किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने की भरपूर कोशिश कर सकता है। बने रह सकता है ये नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों ने धन बल को ठोकर मार दी। साल 2017 में मोदी सरकार एक व्यवस्था लेकर आती है जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति से चंदा ले सकती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकती है। इसमें खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी भाजपा इस मामले को पारदर्शी बता रही थी, लेकिन असलियत यह है कि इससे ज्यादा अपारदर्शी और गुप्त व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकती। यानी कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है इसकी जानकारी किसी को पता नहीं चलेगी। मगर यहां सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार में है वो तो कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। अरे भाई, जब मोदी सरकार आरबीआई से उसका पैसा निकलवा सकती है तो जानकारी निकलवाना कौन सी बड़ी बात है। याद है ना, मोदी सरकार ने आरबीआई से कितने हजार करोड़ रुपए निकलवा लिए थे। आरबीआई के गवर्नर लोग मना करते रह गए, कुछ लोग इस्तीफा देकर घर चले गए, मगर मोदी सरकार पैसा लिए बिना मानी नहीं। बाद में जिसे लाया गया उसने पैसा दिया और पद पर बना हुआ है। तो मामला वही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विपक्षी दल को चंदा देता है तो सरकार को इसकी जानकारी होती है और आरोपों के अनुसार तुरंत जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और विपक्षी दलों को चंदा देने वाले लोगों के ऊपर छापेमारी शुरू हो जाती है दनादन। ये बात समझनी कितनी आसान है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दलों को चंदा कैसे देगा और क्यों देगा। इन सारी व्यवस्थाओं का दुष्परिणाम ये सामने आया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो भी चंदा भारत के राजनीतिक दलों को मिला उसका ज्यादातर हिस्सा बीजेपी के खाते में गया। कभी कभी तो स्थितियां ऐसी भी सामने आई कि 95% चंदा केवल बीजेपी के खाते में जाता है और बाकी में पूरे देश की सभी राजनीतिक दल। लोगों के बीच यह भी चर्चा होने लगी कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों के ज्यादातर कार्यालय आज भी गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो 5 स्टार और 7 स्टार टाइप के अलग अलग कार्यालय बने हैं वो इस बात का प्रमाण है कि कौन कितनी ईमानदारी से काम करता है और किसके पास सबसे ज्यादा चुनावी चंदा है, पैसा है। चुनावी चंदे के इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई सालों से अनेक राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। यह मामला काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, यानी
मनी लटक रहा था। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि यह मामला काफी दिनों से लटका पड़ा है, कृपया इसे निपटाया जाए। इतना सुनते ही सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का यह मामला मनी बिल का है और इस पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है, इसलिए इस पर अलग से सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला मनी बिल का नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे का है। पैसा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कहां से दे रहा है, इन सारी चीजों को देखने का मामला है। और प्रशांत भूषण की इन बातों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करने जा रहे हैं और यदि 31 अक्टूबर को सुनवाई नहीं हो पाई तो 1 नवंबर को करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आपको याद होगा हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड की खरीद बिक्री शुरू हुई। इस पर कांग्रेस का कहना था कि अब बीजेपी के लिए 10 दिन सुनहरे साबित होंगे, दबा के माल आएगा। बाहर एंड बेंच के अनुसार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यहां तक कह दिया कि यदि 31 अक्टूबर को यह सुनवाई समाप्त नहीं होती है तो मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड का मामला भी बीजेपी के गले में अटक सकता है। और सवाल यह है कि यदि बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार यानी पैसा ये कमजोर पड़ गया तो फिर कहानी क्या होगी। जानकारों के मुताबिक 2024 का चुनाव न तो 2014 वाला है और न ही 2019 वाला है। न तो अब विपक्ष कमजोर है, न पुराने वाले राहुल गांधी हैं और न ही पुराने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। 10 साल पहले बीजेपी के पास कांग्रेस पर लगाने के लिए भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे, तमाम बुराइयां थी गिनाने के लिए, मगर अब 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब वो कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे, भ्रष्टाचारी बताएंगे, तो जनता पलटकर सवाल करेगी। उनके सामने भले न कर पाए मगर अपने मन में तो करेगी ही कि यदि वो सब भ्रष्टाचारी ही थे तो आप 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा पाए। जो बात आप 10 साल पहले कह रहे थे वही बात आप भी कह रहे हैं। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि 10 साल पहले पीएम मोदी जो बात कहते थे आज भी वही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का दीमक इस देश को खोखला कर रहा है। तो सवाल यह है कि 10 साल में आप भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां तक पहुंचा पाए। अब 10 साल पुरानी बात फिर से दोहराएंगे तो भरोसा कैसे किया जाएगा। यानी एंटी इनकम्बेंसी भर भर के तैयार हो रही है। 2019 में पुलवामा का तड़का था, राष्ट्रवाद के जोश में पूरा देश एक तरफ घूम चुका था, मगर इसके बावजूद विपक्ष के पास 63% से अधिक वोट था। यानी 5 साल पहले जो पुलवामा बीजेपी के साथ खड़ा था, अब 2024 में वही पुलवामा बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है और वो भी तमाम सवालों के साथ। भाजपा नेता सत्यपाल मलिक लगातार सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ वो सरकार की गलती से हुआ और होने के बाद सरकार ने सत्यपाल मलिक को चुप रहने का निर्देश दिया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को छोड़ भी दिया जाए तो पीएम केयर फंड से लेकर अडानी पर लगे दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड के आरोप तक पूरी गंगा उल्टी बह रही है। लोग आज भी चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं कि आखिर गौतम अडानी पर लगे इतने गंभीर आरोपों की जांच उस तरीके से क्यों नहीं हुई, छापेमारी क्यों नहीं हुई जिस तरीके की छापेमारी विपक्षी नेताओं पर होती है। और इन सब के बावजूद यदि पैसे का प्रवाह भी उल्टा बहने लगा या बीजेपी की तरफ जाने से रुक गया तो फिर 2024 की तस्वीर कैसी होगी। आज की तारीख में इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद इसीलिए जिस दिन से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने पद पर बैठे हैं उसी दिन से इस बात की चर्चा होती है कि सत्ता उनके नाम से घबराती है। और हाल फिलहाल में जिस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि यदि चीफ जस्टिस को चुनावी बॉन्ड में कहीं कोई गड़बड़ी दिखी तो फिर बीजेपी की खटिया खड़ी होने से कोई रोक नहीं सकता। पैसे की कमी तो आएगी ही। हाँ, ये अलग मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बहुमत की मोदी सरकार उठाकर पटक दे, अध्यादेश के जरिए समाप्त कर दे, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता के बीच बहुत बड़ा संदेश जाता है, जैसा कि दिल्ली के मामले में जन जन तक पहुंचा और लोग इस बात को लेकर खासे नाराज हैं कि आखिर कैसे कोई सरकार विपक्षी दल की सरकार को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। उधर मध्य प्रदेश में पहुंचकर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा है, मगर उससे पहले एक दिन पहले की चर्चा कर लेते हैं। अपने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने जातीय सर्वे का परीक्षण कर दिया, यानी लाइव टेस्टिंग कर दी। पत्रकारों के बीच से ही उन्होंने सवाल कर लिया कि बताइए आप में से कितने एससी और ओबीसी वर्ग से आते हैं, और पत्रकारों के झुंड में मात्र 1-2 लोग ही हाथ उठा पाए। इसे देखकर राहुल गांधी ने कहा कि देख लीजिए आप लोगों के बीच ही एससी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि आप लोग जातीय जनगणना के नाम पर जातियों को बांटना चाहते हैं, अलग अलग तोड़ना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते बल्कि जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी नजर में गरीब एक जाति है, गरीबी एक जाति है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जातीय जनगणना के आधार पर गरीबी की ही बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पता चले कि देश में किस वर्ग की कितनी आबादी है, नौकरियों में उनका कितना प्रतिनिधित्व है। इसके बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे जिससे पता चलेगा कि देश में किस वर्ग के पास कितना धन है, धन कहां पर है। यहां एक बात और समझने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही राहुल गांधी ने अपनी गलती भी स्वीकारी और कहा कि हम ये काम पहले कर सकते थे, हमें करना चाहिए था, उस दौरान हमने नहीं किया, ये हमारी गलती है, मगर अब हम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी सरकार पर जमकर दबाव बनाएंगे कि वो जातीय जनगणना करवाएं और यदि मोदी सरकार नहीं करवाती है तो हम अपनी सरकार आने पर जातीय जनगणना करवाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल में आज राहुल गांधी पहुंचे थे
और यहां पर उन्होंने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक पुस्तक का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, आडवाणी जी ने लिखा था कि बीजेपी तथा आरएसएस की असली लेबोरेटरी गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है। वीडियो की शुरुआत में मैंने ड्राइवर और मालिक की बात की थी। आपको याद होगा, रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी जिस रथ पर सवार थे, उस रथ को हाँकने वाले आज के प्रधानमंत्री हैं। आपको यह भी याद होगा कि किस तरीके से कुछ साल पहले लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डालकर चलता कर दिया गया, और आपने वो तस्वीरें भी जरूर देखी होंगी कि कैसे मंच पर आडवाणी जी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और पीएम मोदी नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। तो इस पुस्तक का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आइए आज हम बीजेपी की उस लेबोरेटरी का परीक्षण करते हैं जो मध्य प्रदेश में बताई जाती है। यानी आडवाणी जी अपनी पुस्तक में बताते हैं और देखते हैं कि इस लेबोरेटरी में बीजेपी क्या क्या करती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की मध्य प्रदेश वाली लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज होता है, यानी जो मर चुका है उसके नाम पर, उसके इलाज के नाम पर लंबा चौड़ा पैसा गबन कर लिया जाता है, घोटाला कर लिया जाता है। बीजेपी की मध्य प्रदेश वाली लेबोरेटरी में बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यहां पर व्यापम जैसा भर्ती घोटाला होता है और व्यापम घोटाले में 1 करोड़ से अधिक युवाओं का भविष्य बर्बाद होने के साथ साथ 40 से अधिक लोग मारे भी जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा यह मानना है कि भगवान के साथ चोरी नहीं की जाती, लेकिन महाकाल कॉरिडोर में ये लोग भगवान के साथ भी चोरी कर लेते हैं। भाजपा की लेबोरेटरी में पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए घूस देना पड़ता है। कोरोना में आदिवासियों को वो खाना दिया जाता है जिसे शायद जानवर भी नहीं खा सकते। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की भी चर्चा की। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की उस घटना को भी याद दिलाया जहां पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, लड़की का भाई जब बचाने जाता है तो उसे सरेआम मार दिया जाता है, वो भी पुलिस के सामने। इस घटना पर हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी। यहां एक बात और राहुल गांधी ने विशेष कही, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार देश भर में ओबीसी समाज के अधिकारी 5% बजट पर अपना कंट्रोल रखते हैं, उसी तरीके से आदिवासी समाज के लोग 100 रुपए में से मात्र 10 पैसे पर अपना कंट्रोल रखते हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने भारत के उस नब्ज को पकड़ लिया है जिसकी काट बीजेपी के पास फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, यानी जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी इस कदर दबाव में आती है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी तथा ओबीसी आरक्षण पर ध्यान देती है, या फिर कोई अन्य मुद्दा लाकर बीजेपी इसे दबाने की कोशिश करती है। वैसे एक और विशेष बात आपको बता दें, मध्य प्रदेश में के चुनाव में इजराइल और फिलिस्तीन की एंट्री हो चुकी है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इजराइल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हो जाइए। आज हर कोई पीएम मोदी और भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। भारत इजराइल के अच्छे संबंध रहे हैं, इस मुद्दे पर सभी को एकजुटता के साथ पीएम मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। मगर आगे कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही उसे जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि कांग्रेस ने इजराइल के मामले पर हमास का साथ दिया, यानी कांग्रेस आतंकवादी संगठन के साथ खड़ी है। इससे साफ पता चलता है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस कितना नीचे गिर सकती है। मगर यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपको समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस कहां गिर सकती है यह तो अलग का मामला है, यह पता लगाना पड़ेगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय सच में गिरने की सारी हदों को पार कर रहे हैं वोट मांगने के चक्कर में। कांग्रेस ने हमास का नहीं बल्कि फिलिस्तीन का साथ दिया है, और यह पहली बार नहीं है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ वही काम किया है जो चीन और पाकिस्तान भारत के साथ कर रहे हैं, यानी जमीन कब्जाने का मामला। यहां एक बात और बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं अपने भाषण में कहा करते थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की जो जमीन इजराइल ने कब्जा कर रखी है उसे वापस कर देना चाहिए। यदि आप भारत के इतिहास को देखेंगे तो भारत हमेशा से कमजोर तथा सच्चे पक्ष के साथ खड़ा रहता आया है। यदि कहानी गड़बड़ होती है तो खुद को मामले से अलग रख लेता है, मगर कभी भी अतिक्रमणकारियों के साथ भारत खड़ा नहीं होता। इस मामले में इजराइल के साथ खड़ा होना किसी की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किसी की हो सकती है, मगर यह ध्यान में रखना होगा कि आज इजराइल का समर्थन करना ठीक वैसे ही है कि आप चीन और पाकिस्तान को साथ दे रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा करता है, चीन और पाकिस्तान भारत की जमीनों पर कब्जा करते हैं। बाकी इस मामले पर विस्तार से किसी भी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।